हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो हम अपनी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन डिस्कस कर रहे थे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। अब पहला टॉपिक है इसमें डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया, ये निकल के सामने आया था। किसके द्वारा लाया गया था? बाय एम एन रॉय, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे। अब 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मतलब जो आईएनसी थी, उसने पहली बार ऑफिशियली एक डिमांड करी कि हमें इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि हमें फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चाहिए बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज़। जो डिमांड थी फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम अगस्त ऑफर ऑफ 1940 के नाम से भी जानते हैं। अब 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया आए और ड्राफ्ट का प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जो क्रिस्प का ये प्रपोजल था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, चूँकि वो चाहते थे इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए टू ऑटोनोमस स्टेट्स में विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़। फाइनली जो कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में भेजा गया। हालांकि जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई जिससे कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत सेटिस्फाई था। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो नवंबर 1946 में आई थी, कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी अंडर द स्कीम जो फॉर्मुलेट की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, जिसमें से 296 जो है वो पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी गई थी। 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, जिसमें और जो 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी उसमें से 292 सीट्स जो हैं वो कहाँ से आएंगी? वो गवर्नर्स की प्रोविंस से आएंगी। बाकी जो बची हुई 4 सीट, वो 4 सीट्स आएंगी चीफ कमीशन की प्रोविंस से। हर एक जगह से एक एक आएगा। जो हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स था उसको उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सीट दे दी गई थी। रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट दी जा रही थी। जो सीट अलॉट की गई थी हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को, वो डिवाइडेड की गई थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम, सिख्स और जनरल में मुस्लिम और सिख्स के अलावा बाकी सारे के सारे कम्युनिटी आती थी। उनकी पॉपुलेशन के बेस पे उनको भी सीट दी गई थी। जो रिप्रेजेंटेशन था ईच कम्युनिटी का वो इलेक्ट किया गया था उन्हीं के कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में। और जो वोटिंग हुई थी वो उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया गया था? मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो रिप्रेजेंटेशन था प्रिंसली स्टेट्स का वो रखा जाता था, वो नॉमिनेट किया जाता था बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। इस तरह से हम देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। हालांकि जो मेंबर्स थे जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वो खुद भी इलेक्ट हुए थे कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजीज़ के द्वारा। जब बात करते हैं अब इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हेल्ड हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जीता था 208 सीट्स के द्वारा। जो मुस्लिम लीग उसको 73 सीट्स मिली थी। वहीं कुछ स्मॉल ग्रुप और कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप था जिसको बची हुई 15 सीटें मिली थी। हालांकि जो 93 सीट्स जो कि प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी वो इससे पूरा अलग ही रहे, चूँकि वो नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेना। ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज़। जो असेंबली थी उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, एसटीज़, इसमें वीमेंस भी इंक्लूड थी हर एक सेक्शन की। इस तरह से जो असेंबली है उसने इंक्लूड किया सारे के सारे पर्सनैलिटीज़ को। इंडियन की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, सिर्फ इसमें महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे। अब नेक्स्ट अब आते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अपनी पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946 में रखी थी। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को पूरा बॉयकॉट किया था क्योंकि वो चाहते थे एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान को। इस तरह से जो मीटिंग है फाइनली 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड करी गई और उस टाइम पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट के जैसे असेंबली में इलेक्ट कर दिया गया, जैसा कि फ्रेंच में भी होता है। इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट असेंबली का। और इसी तरह की एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी जो थे वो वॉइस प्रेसिडेंट जो है असेंबली के चुने गए। इस तरह से आप कह सकते हो कि असेंबली में 2 वॉइस प्रेसिडेंट हुए थे।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास किया था। इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ फंडामेंटल फिलॉसफी को ले डाउन किया। इसके तहत हुआ क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फर्म एक सोलोमन रिजॉल्व किया गया जो प्रोक्लेम करेगी इंडिया को एज अ इंडियन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, और जो फ्यूचर में आने वाला जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फ्यूचर गवर्नेंस होगा उसको ड्रॉ अप करेगा। जो टेरिटरीज़ हैं जो अभी तक कंप्राइज करती थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, अब वो क्या होंगी, उनको नाम दिया जाएगा इंडियन स्टेट। ठीक है जी। और वो पार्ट जो इंडिया के बाहर हैं या फिर वो स्टेट्स जो इंडिया से अलग हैं, वो विलिंग है कॉन्स्टिट्यूट होना इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में, उनको कहा जाएगा यूनियन। अब इसी के साथ साथ ये भी कहा गया, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, पहले पूरा पढ़ लेती हूँ फिर टुकड़ों में समझाते हैं इसको। वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly। मतलब जो बाकी की टेरिटरीज़ हैं, चाहे वो उनकी प्रेजेंट बाउंड्री हो या फिर कोई ऐसी बाउंड्री जो कि डिटरमाइन करी गई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शैल पॉसेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस। वो अभी भी अपना जो स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट है उसको रखे रहेंगी विथ कुछ रेसिड्यूरी पावर्स के साथ, और एक्सरसाइज करेंगे सारी पावर्स और फंक्शंस गवर्नमेंट की, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगी। लेकिन कुछ पावर्स जो कि वेस्टेड है केवल यूनियन को, वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका मतलब था। हालांकि जो सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ थी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो खुद ही गवर्नमेंट का एक पार्ट थी और ऑर्गन थी जो कि ड्राइव की गई थी पीपल से। वेयर इन शैल बी गारंटी, और जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया के पीपल हैं, उनके जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सब की गारंटी होगी, सिक्योर किया जाएगा। और एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे सभी के सभी माइनॉरिटी, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस को भी। टेरिटरी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, रिपब्लिक्स और इसकी जो सोवरेन राइट है उनका लैंड पे, सी पे, एयर पे, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज नेशन, इसको भी मेंटेन करना। जो एंशियंट लैंड था हमारे इंडिया का, उसने एक राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस जो है वर्ल्ड में अपना रख लिया, और उसने पूरा का पूरा जो वर्ल्ड में पीस प्रमोशन था उसमें काफ़ी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इस तरह से जो रिवॉल्यूशन था उसको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया जनवरी 22, 1947 में। और जो इसका इन्फ्लुएंस है अभी तक चलता चला आ रहा है काफ़ी सारे स्टेजेस में, और यही एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारे प्रियम्बल का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या चेंजेस हुए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो पहले क्या हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग थे, अब वो धीरे धीरे इसको ज्वाइन करने लगे थे। अप्रैल 28, 1947 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट्स के, जो कि पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो माउंटबेटन प्लान जो कि जून 3, 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसके तहत कंट्री का पार्टिसिपेशन हो गया था, तब हुआ क्या, जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए और असेंबली में अपनी अपनी सीट्स को ले लिया। जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जो कि अब डोमिनियन इंडिया का पार्ट थे, उन्होंने भी असेंबली में एंटर कर लिया। इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसने 3 मेजर प्रोविजंस रखे, कुछ चेंजेस करे असेंबली में, वो क्या क्या थे देखते हैं। जो असेंबली है उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी अपने अकॉर्डिंग ही। एक्ट ने एम्पावर किया कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो इंडिया में लॉज बनाए गए थे उनको अल्टर कर सकता है। असेंबली को साथ ही साथ कहा गया आप एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि असेंबली को कुछ फंक्शंस जो हैं असाइन कर दिए गए। इसके पास 2 फंक्शन थे, जैसे कि पहला क्या, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उसे कंट्री में इनैक्ट करना। ये 2 लॉ परफॉर्म किए जाने थे अलग अलग डेज़ पे। इस तरह से जो पहली पार्लियामेंट थी फ्री इंडिया की, वो निकल के आई। जब भी असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे मीट करती थी तो उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर किया जाता था, लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की जैसे मीटिंग करती थी तो इसको चेयर किया जाता था जीवी मालवांकर के द्वारा। इस तरह से दोनों फंक्शन तब तक चले जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो टास्क है, कंप्लीट नहीं हो गया, मतलब कि नवंबर 26, 1949 तक। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अपनी मेंबरशिप को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। इसके बाद हुआ क्या, जो पहले 389 सीट्स हुआ करती थी असेंबली में, वो 299 रह गई।
अंडर कैबिनेट मिशन प्लान जो स्ट्रेंथ था इंडियन प्रोविंस का वो भी रिड्यूस हो गया, पहले 296 था अब 229 हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे पहले 23 हुआ करते थे अब 70 ही रह गए। ठीक है जी, अब कुछ अदर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अदर फंक्शंस के अलावा मतलब लॉज को बनाने और एनाक्ट करने के अलावा क्या फंक्शंस थे इनके पास। इन्होंने क्या किया, इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में ला के रख दिया 1949 में। अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947 में। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जनवरी 24 1915 में। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया 19 जनवरी 24 1950 में। इस तरह से कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके 11 सेक्शंस थे जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने जाना था, समझा था और ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कंसिडर किया था करीब 114 डेज़ में। जो टोटल एक्सपेंडिचर था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो लगभग 64 लाख का था। अब फाइनली जनवरी 24 1915 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अपना पहला सेशन जो है रखा। ठीक है जी, तो ये हो गया। और जो पहला जनरल इलेक्शन था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 से 1952 में चला था। अब इसके आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपके सजेशन का मुझे सच में इंतज़ार है, आप मुझे सजेस्ट करिए कुछ नया अगर मैं इसमें कर सकती हूँ वो भी मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।